Hello everyone, welcome back to my YouTube channel of Resolution Biology Classes। अभी हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस देखे थे। अभी इस लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस के डायग्राम को टेक्निकली और किस तरीके से पूछा जाता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे एक दूसरा तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का मेडिकल, खास करके नीट और एम्स के एग्जाम। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इस 46 क्रोमोसोम को हम लोग 44 प्लस XY लिखते हैं मेल। ठीक है, क्या लिखते हैं? 44 प्लस XY। इसको दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 44 प्लस X प्लस Y। ठीक है, क्योंकि मेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक होता है, यानी कि उसका जो गैमेट बनता है वो डिफरेंट X और Y क्रोमोसोम को कंटेन करता है। फीमेल होमोगैमेटिक होती है, उसके पास दोनों X ही क्रोमोसोम होता है। तो मेल के पास जो क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम, वो X और Y दोनों क्रोमोसोम होता है। तो जब हम लोग देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को, तो वहां पर जो आपका मदर सेल होता है यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया आपका 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है। तो इसको आपको ऐसे लिख के दे सकता है कि ये आपका 44 प्लस x प्लस y है। ठीक है, क्या है? 44 प्लस x प्लस y है या फिर 44 प्लस xy है। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के डेवलप करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। किसमें डेवलप करता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो हम आपको बताए थे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है आपका, वो भी आपका 2n होता है। कैसा होता है? 2n होता है, यानी कि डिप्लॉयड होता है। तो वो भी कैसा होगा, उसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेगा? 44 प्लस x प्लस y ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? 44 प्लस x प्लस y। अब देखिएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस, मियोसिस 1। और हम आपको बताए थे कि जब मियोसिस 1 होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? आधा हो जाता है। ठीक है, ऐसे डायग्राम के हिसाब से, इस हिसाब से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा? मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि यहां पर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है वो दो तरीके का होता है, यानी कि आपको दो तरीके का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाना होगा। ठीक है, दो तरीके का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाना होगा। ठीक है, अब क्या मामला है? दो तरीके का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि मियोसिस के बाद क्रोमोसोम आधा हो जाता है, तो चलिए ठीक है, 44 जो आपके ऑटोसोम है वो आधा हो जाएगा और एक क्रोमोसोम इधर से सेक्स क्रोमोसोम में से X आ जाएगा। दूसरा जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा वो किस टाइप का होगा? 22 प्लस Y टाइप का होगा। तो जब आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को देखेंगे तो दो तरीके का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, 22 प्लस X, 22 प्लस Y। नो डाउट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपका हैप्लॉइड होता है, तो ये भी आपका हैप्लॉइड है, यानी कि 23, यहां पर भी 23। बस क्रोमोसोम का डिफरेंस है। यानी कि आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने तरीके का क्रोमोसोम, कौन कौन से क्रोमोसोम को कैरी करता है। तो आप स्पेशली नहीं बोल सकते हैं कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट X क्रोमोसोम को कैरी करता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट X भी कैरी कर सकता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट Y भी कर सकता है, क्योंकि मियोसिस के बाद चीजें क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो जब आप इसका आधा करोगे तो 44 का आधा तो आपको 22 दिख गया, XY में एक आधा यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, क्योंकि ये 44, 45 और 46 है। 46 का आधा 23 होता है, तो आपको हम 23 यहाँ दिखा रहे हैं। तो 23 में एक X जाता है एक में, और एक के पास आपका Y जाता है। कहीं कोई इसमें डाउट नहीं रखना। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको इसी पोर्शन में होता है। अब हम आपको इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे कैसे बढ़ाते हैं? थोड़ा सा कैमरा नीचे करते हैं, उतना बॉडी कवर नहीं कर पा रहा है, बट हाँ थोड़ा सा कैमरा नीचे करते हैं, आपको शायद यहाँ पर समझ में आ जाए। अब मियोसिस 2 होगा। क्या होगा? मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 होगा तो यहां से दो सेल बनेंगे। कितने सेल बनेंगे? दो सेल। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है मियोसिस 2 होने के बाद? स्पर्मेटिड। क्या बनता है?
स्पर्मेटिड। तो एक्स टाइप वाले से जो स्पर्मेटिड बनेगा, दो स्पर्मेटिड, तो दोनों स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम कैसा होगा? 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो आपका स्पर्मेटिड बनेगा मियोसिस 2 होने के बाद, वो दोनों कैसा होगा? 22 प्लस वाई और 22 प्लस वाई। एकदम क्लियर रखना है, ठीक है? क्योंकि पिछले डायग्राम को आप देखेंगे तो वो सिंपली आपको दिखाया गया है कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बट टेक्निकल क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा तो वहां पर आपको चीजों को समझना होगा, ठीक है? कि आपको स्पर्मेटिड दो तरीके का बनता है, एक एक्स टाइप का और दूसरा आपको वाई टाइप का। तो टोटल स्पर्मेटिड कितने बनते हैं? 1 2 3 और 4, टोटल 4 स्पर्मेटिड आपको बनते हुए दिखाई देंगे। अब ये चारों स्पर्मेटिड किसमें ट्रांसफॉर्म कर जाएगा? स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये एक नया तरीका है और बहुत बेहतरीन तरीका है जिससे क्वेश्चन आता है, जहां पर बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 44 45 प्लस 1 46, ठीक है? अब स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी oocyte बनता है, यानी माइटोसिस, जो कि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो अब क्या मामला है यहाँ? माइटोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, 44 प्लस 1 45 प्लस 1 46, ठीक है? सेम। अब मियोसिस के बाद चीजें आधी हो जाती हैं, तो 46 में आधा जब नंबर लिखना रहता तो आधा 23 लिख देते हैं, बट जब क्रोमोसोम के लैंग्वेज में लिखेंगे तो 44 का आधा 22 चलो हो गया। लेकिन एक्स वाई में आधा कैसे? तो इसका मतलब एक एक्स इसके पास जाएगा और एक वाई इसके पास जाना देगा, तो 22 और 1 23 इधर हो गया, 22 और 1 23 हो गया। यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो तरीके का बनता है, एक एक्स टाइप का और एक वाई टाइप का। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता था तो हम बताए थे स्पर्मेटिड बनता है। जब मियोसिस को कंप्लीट हो जाता है तो क्या बनता था? स्पर्मेटिड बनता था, जो कि 4 बनता था। तो स्पर्मेटिड भी दो टाइप के बनेंगे, एक एक्स टाइप का और दूसरा वाई टाइप का, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि स्पर्मेटिड जो है आपका वो दो तरीके का बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी दो तरीके का बनता है और स्पर्म भी दो तरीके का बनता है। कुछ स्पर्म एक्स क्रोमोसोम लेकर के चलेगा और कुछ स्पर्म आपका वाई क्रोमोसोम लेकर के चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आपको समझना ही होगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ये बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, आपको इसको समझना होगा, ठीक है? चलिए, अब इसमें एक क्वेश्चन और क्या आ जाता है आपको कि ये जो आपका स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म करता है स्पर्म, ठीक है, या स्पर्मेटोजोआम। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या ट्रांसफॉर्म होता है, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? स्पर्मेटिड जो ट्रांसफॉर्म करता है स्पर्मेटोजोआ में, इसमें आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है? अब मामला क्या है आपका, आप यहां पर देखेंगे। पहले ये ध्यान रखिएगा कि स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में चेंज होना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है? अब चेंज देखिएगा, चेंज कहां मिलता है? स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल, और स्पर्मेटोजोआ का जो न्यूक्लियस होता है वो होता है इलोंगेटेड, ठीक है? ये पहला चेंज आपको दिख रहा है। एक का न्यूक्लियस क्या होगा? स्फेरिकल, और दूसरा का क्या होगा? इलोंगेटेड होगा। ऑन कंट्रारी अगर आप यहां देखेंगे स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में डिफरेंस, तो स्पर्मेटिड में एक्रोसोम नहीं होगा। जब स्पर्मेटिड में एक्रोसोम ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। यानी कि स्पर्मेटिड में जब एक्रोसोम ऐड होता है तब वो क्या कहलाता है? स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ये छोटा पॉइंट है मगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसा,
क्या ट्रांसफॉर्म कर रहा है, किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो स्पर्मेटिड में जब एक्रोसोम ऐड हो जाए तब वो बन जाता है स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत एकदम छोटा सा बात है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन इससे आ सकते हैं आपके मेडिकल एग्जाम में या फिर आपके एम्स नीट एग्रीकल्चर किसी भी पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और इससे रिलेटेड हम आपसे डिस्कस करेंगे यहां पर। अब वो छोटा टॉपिक क्या है भाई, हार्मोनल कंट्रोल। क्या है, हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल हम आपसे यहां पर डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, वी हैव हाइपोथैलेमस, हमारे पास हाइपोथैलेमस है लोकेटेड इन ब्रेन। हाइपोथैलेमस जो हमारे पास है, ये हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है जीएनआरएच, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जीएनआरएच आपका काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। किस पे काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जब इस पे जीएनआरएच काम करता है तो ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक एलएच या आईसीएसएच और दूसरा आपका कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ये एफएसएच हार्मोन जो है ये सिक्रीट करता है। तो ये पॉइंट हम आपको यहाँ इसीलिए डिस्कस किए कि बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि ये जो एफएसएच है ना आपका, ये सिर्फ फीमेल में बनता है। तो ये डाउट बिल्कुल भी ना रखें कि एफएसएच आपका सिर्फ फीमेल में बनता है, एफएसएच आपका मेल में भी बनता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोनल कंट्रोल में आप देखेंगे कि एलएच और आईसीएसएच ये दो हार्मोन, एलएच और आईसीएसएच और एफएसएच ये दो हार्मोन आपके बनते हैं। ठीक है, ये आईसीएसएच यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किस पे काम करता है पता है? तो इंटरस्टिशियल सेल्स हम लोग किसको कहते हैं? तो इंटरस्टिशियल सेल्स हम लोग कहते हैं लेडिक सेल्स को। किसको कहते हैं? लेडिक सेल्स को। और एफएसएच ये किस पे काम करता है आपको पता है? ये एफएसएच काम करता है सर्टोली सेल्स पर। किस पे काम करता है? सर्टोली सेल्स पर। ठीक है, ये लेडिक सेल्स आगे चल करके मदद करते हैं किसमें? ये लेडिक सेल्स आगे चल करके मदद करते हैं फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाने में मदद करता है? ये टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद करता है। और एफएसएच आगे चल करके क्या बनाता है? सर्टोली सेल पर एक्ट करता है और सर्टोली सेल एबीपी बनाता है। क्या बनाता है? एबीपी, यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो मामला क्लियर रखना है आपको, ये एकदम बात स्पष्ट रखना है कि क्या है ये सारी चीजें, इनको आपको कैसे समझना है। तो आप अगर देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो आपको ध्यान रखना होगा पहले कि कौन कौन सा हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पहले जीएनआरएच, दूसरा आपका हो गया एलएच, एफएसएच, ठीक है, और बाद में बनते हैं टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये दोनों का इफेक्ट किस पे होता है भाई? ये दोनों का रोल होता है किस पे? स्पर्मेटोजेनेसिस पर। ठीक है, किस पे होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस पर इफेक्ट करता है दोनों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही चीज पॉजिटिव फीडबैक भी देता है, यही चीज नेगेटिव फीडबैक भी देता है। अब क्या हम बोल रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक? जब हाइपोथैलेमस जीएनआरएच सिक्रीट करेगा तो जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच सिक्रीट करेगा। एलएच आपका लेडिक सेल्स पर काम करेगा, एफएसएच आपका सर्टोली सेल्स पर काम करेगा। तो ये क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपका सेक्स हार्मोन है यानी एंड्रोजन, और सर्टोली सेल्स आपका एबीपी बनाएगा, जो कि ज्वाइंटली किस पे मदद कर रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद कर रहा है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होना यानी कि सारा का सारा बात क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। यहां से निगेटिव क्या है?
अगर स्पर्मेटोजेनेसिस अधिक होने लगे, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस अधिक होने लगे तो यही आपका जो सर्टोली सेल्स है ना, ये फिर आपका क्या करता है, इनहिबिन नाम का हार्मोन बनाता है। इनहिबिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इनहिबिन क्या करेगा, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर भी और ये एक्ट करता है हाइपोथैलेमस पर भी, ठीक है, जिस पर काम कर सके। और यहां पर से ये निगेटिव फीडबैक देता है। अगर ये हाइपोथैलेमस पर एक्ट करेगा तो जीएनआरएच नहीं बनेगा, जीएनआरएच नहीं बनेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी, ये दोनों हार्मोन नहीं बनाएगा और फिर फाइनली टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाएगा। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम कर रहा है ये, तो एलएच और एफएसएच के सेक्रेशन को रोक देगा, फाइनली टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाएगा। तो ये जो एक्टिविटी है ना, ये कहलाता है निगेटिव फीडबैक, ठीक है। क्या कहलाता है, निगेटिव फीडबैक। तो एक बार इस डायग्राम को ढंग से देख लेंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, कैसे, जीएनआरएच सेक्रेट करके। ये जीएनआरएच के सेक्रेट करने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाता है और ये एलएच और एफएसएच सेक्रेट करता है। एलएच काम करता है लेडिक सेल पर और लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन बनाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। एफएसएच सर्टोली सेल्स पे काम करता है और ये एबीपी बनाता है जो कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये हुआ पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन यही सर्टोली सेल्स अगर स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा होने लगे, यानी स्पर्म प्रोडक्शन अधिक होने लगे, तो ये क्या करता है, इनहिबिन सीक्रेट करता है जो ऊपर के दोनों मेन हार्मोन को कंट्रोल कर देता है। यानी या तो जीएनआरएच को रोक देगा या एलएच या एफएसएच को रोक देगा, जिसके इन्फ्लुएंस में टेस्टोस्टेरोन बन रहा है या एंड्रोजेंस बन रहा है या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बन रहा है। तो ये था आपका हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिस पर आपका कमांड होना जरूरी है, ठीक है। तो ये अब आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। इसमें कहीं कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो आपको उलझा सकता है, कहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचा है जिसमें आप कंफ्यूज करेंगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको लाइव क्लास देकर के समझाया जा सके। हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव आकर के आपको समझा सके, क्लास आपको प्रोवाइड कर सके। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मेरा चैनल है ये कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। बच्चे, जो भी बच्चे इससे देख रहे हैं वो मेरे से जुड़े हुए बच्चे हैं। हो सकता है कुछ बाहर के भी बच्चे इसे देख रहे होंगे। कहीं कोई परेशानी नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे। हम कॉल पे भी अवेलेबल होते हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक सब पर अवेलेबल है। आपका रिजोल्यूशन बायोलॉजी क्लासेस का पेज है फेसबुक पर, रिजोल्यूशन बायोलॉजी क्लासेस करके आप उस पेज को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पे इंफॉर्मेशन, सारा लिंक वगैरह जाता रहता है। तो आप इस चीज को एक बार पढ़िए, एनसीईआरटी किताब पढ़िए। एनसीईआरटी किताब कभी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी किताब आपको लाइन बाय लाइन कवर करना है। हालांकि मोस्ट ऑफ द जो नॉलेज है, जो आपका रिक्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट ऑल द रिक्वायरमेंट, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पर कहीं आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।